हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो ये हमारी आज की क्लास का वन शॉट होने वाला है और आज इस पूरी वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे हमारा क्लास 10th का साइंस का चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर होने वाला है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बड़े ध्यान से आपने कॉन्सेप्ट को समझना है और बोर्ड्स पास आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड से स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसके लिए हमें रिवीजन करना है। तो रिवीजन हमारा वन शॉट में कवर हो जाएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। सो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइट की डेफिनेशन कि लाइट की डेफिनेशन होती क्या है, ठीक है। पहले हम लाइट समझेंगे, देन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में समझेंगे। तो अगर हम लाइट के बारे में बात करें, ओके, अगर हम लाइट के बारे में बात करते हैं तो लाइट होती क्या है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, जो हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल करती है। देखिए, लाइट क्या है, लाइट से क्या निकलती है, रेज निकलती हैं। उन रेज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे कहते हैं। मतलब कि अगर हम देखा जाए तो लाइट क्या है, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और उसमें से निकलने वाली जो रेज होती हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। और ये जो रेज होती है ना, हमेशा ये एक स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल करती हैं। इसके लिए कैसे आप कोई एक्टिविटी वगैरह, मतलब एक्टिविटी वगैरह के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। कैसी एक्टिविटी, मतलब हम कैसे प्रूव करें कि लाइट स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल करती है। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि एक पेपर लेना है, ठीक है। उस पेपर को आपने रोल कर लेना है, ठीक है। जैसे आपने देखा ना, हम कैलेंडर की तरह उसको रोल कर लेते हैं, तो आपने कैलेंडर की तरह उसे रोल कर लेना है। देन जब आप किसी भी लाइट को, मान लीजिए किसी बल्ब को, अगर आप ऐसी बल्ब रखा हुआ है और जब आप इस बल्ब को देखेंगे तो इसके अंदर से रे पास होकर आपकी आईज तक पहुंचेगी। ओके, आपकी आईज तक आराम से पहुंचेगी। पर वहीं अगर दूसरी तरफ आपने देखा कि यहाँ पर एक बल्ब रखा हुआ है और आपने इसी रोल को, इसी सिलेंड्रिकल रोल को आपने क्या कर दिया है, कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, ऐसे कर, ठीक है। इस तरीके से आपने फोल्ड कर दिया। अब आप यहां से इसको देखने का ट्राई करेंगे तो ये जो रेज है ना, यहीं पर ही टकरा जाएंगी। मतलब ये रेज ऐसा नहीं है कि यहां से टकरा कर आपकी आईज तक पहुंच जाए, नहीं जा पाएंगी। पता है क्यों? क्योंकि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल करती है। ये आप एक्टिविटी परफॉर्म घर पर जरूर करके देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए, जब भी लाइट किसी स्मूथ सरफेस से टकराकर वापस बैक हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि मिरर, अगर हम मिरर से देखें तो ये मान लीजिए मिरर रखा हुआ है, ये प्लेन मिरर है, इसके एक साइड पॉलिश है, इसके ऊपर कोई लाइट आएगी, ऐसे ये लाइट आ रही है और ये टकराकर दूसरी तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो ये लाइट का आना और दूसरी तरफ चले जाना, यही क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अगली बात समझ में? तो ये तो थी बात रिफ्लेक्शन की, और रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेस पर ही होता है। ओके, आगे बात समझ में। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक कांच की स्लैब ली, एक ग्लास स्लैब ली जो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट शीशा होता है ना, हमारी विंडोज वगैरह में लगा हुआ होता है, या कहीं कई जगह पे हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है वो लगवाते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे जो लाइट होती है ना, वो अंदर जाएगी, ठीक है, और रिफ्लेक्ट ना होकर वो वापस से और ज्यादा अंदर चली जाएगी। मतलब उसको क्रॉस कर जाएगी, हम ये बोल सकते हैं, आर पार हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि शीशे के जो कांच का ग्लास होता है, ठीक है, जो ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट, उसके आर पार हम भी देख सकते हैं। तो इसी तरीके से लाइट भी क्या कर सकती है? आर पार जा सकती है। तो क्या होता है कि जब लाइट क्या करती है, किसी वन मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में चली जाती है और अपने पाथ को बदल देती है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अभी इसको हम आगे समझेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डीपली, कि किस तरीके से वो पाथ बदलती है, क्या होता है। बस ध्यान से आपको वीडियो को बिना स्किप करें देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर, ये अगर आप पिक्चर देखेंगे तो ये जो सबसे ऊपर वाली पिक्चर है ना, ये क्या शो कर रही है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप देखेंगे ये जो ऊपर माउंटेन्स बने हुए हैं, ये आपको पानी के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। पर वहीं अगर हम नीचे वाली पिक्चर में देखें तो क्या हो रहा है कि जो लेजर लाइट आ रही है ना, वो पानी के अंदर चली गई है। क्योंकि वाटर क्या है? वाटर ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि लाइट क्या चली गई है? अंदर चली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ध्यान रखिएगा। नीचे वाली पिक्चर में रिफ्रैक्शन हो रहा है, ऊपर वाली में रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए इसके बारे में और आगे समझते हैं। चलिए, कुछ टर्म्स बता रखी है हमें रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। दिस इज नॉट रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। ओके, हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम लोग रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट टर्म है इंसिडेंट रे। व्हाट इज इंसिडेंट रे एंड व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे एंड व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ध्यान से आपने समझना, मैं एक पिक्चर बना रहा हूं, उसको ध्यान से समझेंगे आप लोग।
देखो बच्चों, मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने एक मिरर लिया है, ये मेरा मिरर है। ओके, मैंने इसके एक साइड क्या कर लिया, पॉलिश कर लिया। अब होगा क्या, देखो यहाँ पर क्या होगा कि एक रे आएगी। क्या आएगी, एक रे। ये रे यहां से आई और ये रे इधर से आकर इधर चली गई। ये रे इधर से आ रही थी और उधर से आकर दूसरी तरफ चली गई। तो ये जो पिंक कलर की जो रे आ रही है, इसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। ये है हमारी इंसिडेंट रे। और जो रे रिफ्लेक्ट हो गई है दूसरी तरफ, उसे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। आगे बेटा बात समझ में। चलिए, इंसिडेंट रे वो रे होती है जो आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे वो जो जा रही है। ठीक है, अब होगा क्या कि मैंने इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो ये कॉमन पॉइंट आ रहा है, ये वाला आप नीचे देखिए जरा ध्यान से, इस पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया बिल्कुल सीधी। ये जो मैंने सीधी लाइन ड्रॉ करी है, इसे हम बोलेंगे एन। एन मतलब कि नॉर्मल। एन मतलब कि नॉर्मल, या ऐसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। ये जो पर आपने नॉर्मल यूज करना है, ये जो परपेंडिकुलर, ये जो नॉर्मल लाइन बनाई गई है, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो कॉमन पॉइंट होता है ना, जिस पॉइंट से रिफ्लेक्शन हो रहा है और जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आ रही है, उस पॉइंट के जस्ट बीचों बीच बनाई जाती है। आगे बात समझ में। अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर कुछ एंगल भी बन रहे हैं। कौन से एंगल, देखो एक एंगल तो यहां बन रही है जो पिंक कलर का मैंने मार्क करा, और एक एंगल यहां बन रहा है। तो देखो, इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बन रहा है, इंसिडेंट रे के साथ ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, ये आपका कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको हम एंगल आई बोलते हैं, बिकॉज दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे के साथ बन रहा है, ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम एंगल आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे के साथ बन रहा है। आगे बात समझ में। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गई चीज। ठीक है, और ये आपका नीचे क्या रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है। अब अगर आप इस डायग्राम की फोटो लेना, मेरा मतलब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, वैसे आपको इसका क्लियर डायग्राम अभी आगे मिल जाएगा। चलिए, अब यही वाले टर्म्स यहां पर हमें गिवन है। ठीक है, क्या क्या गिवन है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, द रे लाइट ऑफ फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जब कोई भी लाइट गिरती है तो उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। जो रिफ्लेक्ट हो रही है, जो सेंट बैक हो गई है, बैक हो गई है वापस से टकराकर, उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इंसिडेंट पॉइंट के बीच में जो एक नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ करिए जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है जो इंसिडेंट लाइन के रे के साथ बनता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनता है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनता है। आगे बस समझ में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी चीज जिसकी इमेज बनती है स्क्रीन पर। कोई भी ऑब्जेक्ट, आपका टैब, आपकी पेन, पेंसिल, फोन, कुछ भी, कोई भी चीज, टेबल, चेयर, सब कुछ ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट यानी कोई भी चीज को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसकी इमेज हम लोग बनाएंगे और उसे स्क्रीन पर शो भी करते हैं। ठीक है, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। इमेज क्या होती है, रिफ्लेक्शन होने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की स्क्रीन के ऊपर क्या बनती है, एक इमेज बनती है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होने के बाद एक इमेज बनती है। इमेजेस दो तरीके की होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। अब बच्चों, ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है। देखो, रियल इमेज वो होती है जो रियल है, यानी सच में बन रही है। मतलब एक ऐसी इमेज जिसको मैं किसी स्क्रीन के ऊपर शो कर सकता हूं। जैसा आपने देखा होगा, जब आप सिनेमा हॉल पर जाते हैं तो जो मूवी आप देखते हैं वो पर्दे पर दिखाई जाती है आपको, यानी प्रोजेक्टर के थ्रू जो मूवी दिखाई जा रही है किसी पर्दे पर, किसी स्क्रीन पर। ठीक है, वो जो इमेज आप देख पा रहे हैं, ठीक है, वही आपकी क्या कहलाती है, रियल इमेज। फिर ये वर्चुअल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज है जो रियल में नहीं है, बट आप उसे सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ ये इमेज है। ठीक है, बट एक्चुअल में वो नहीं होती, वो रियल नहीं होती है। आप कभी भी उसे किसी स्क्रीन पर शो नहीं कर सकते। सिंपली इसकी डेफिनेशन ये है, एक ऐसी इमेज जिसको आप कभी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, दैट इज वर्चुअल इमेज। और एक ऐसी इमेज जिसे आप डायरेक्टली स्क्रीन पर शो कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, वो रियल इमेज कहलाती है। ओके, ये रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज थे, कुछ रूल्स थे। ठीक है, अब आप यहां पर देखेंगे तो ये वही पिक्चर है जो मैंने आपको बनवाई थी। ठीक है, यहाँ पर आपका ये मिरर बना हुआ है नीचे, एक बार फिर समझ लेते हैं। ये आपका मिरर बना हुआ है, ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच में एंगल बन रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बीच में जो ये लाइन है इसे कहते हैं हम नॉर्मल। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। अब देखें तो प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनती है, जरा ध्यान से देखिए प्लेन मिरर से किस तरीके की इमेज बनती है। तो देखो जैसे हम खुद हैं वैसे ही हम प्लेन मिरर के अंदर क्या होते हैं दिखाई देते हैं। ठीक है, कैसे हैं हम, कुछ ऐसे हैं। इधर देखिए, ये अगर हम बात करें तो ये ऑब्जेक्ट है, किसी भी ह्यूमन कोई भी चीज जो मिरर के सामने खड़ी है हम उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपकी इमेज है। ठीक है, अब आपने समझना क्या है यहाँ पर कि देखो ये जो बीच में जो प्लेन मिरर खड़ा हुआ है, इस प्लेन मिरर के अंदर जब भी किसी ऑब्जेक्ट को दिखाया जाएगा, रखा जाएगा, तो होगा क्या कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी हमारी इमेज बनेगी। यहाँ पर कोई साइज में चेंज नहीं आएगा। जितना पतला जितना मोटा, जो साइज है ऑब्जेक्ट का वही साइज वही थिकनेस एंड थिननेस रहेगी इमेज में भी। अच्छा, दूसरी चीज कि अगर मान लो मिरर से जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो हमारी इमेज भी उतनी ही दूरी पर बनेगी। आप मिरर के जितना क्लोज आओगे, आप मिरर के जितना क्लोज आओगे आपकी इमेज भी उतना ही क्लोज आएगी। ये इमेज है और ये आप खुद एक ऑब्जेक्ट है, यानी एक ह्यूमन। ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, आप भी हो सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। क्लियर? तो ये मिरर, ये प्लेन मिरर का क्या है, लो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास मिरर, जो प्लेन मिरर होता है उसके अलावा भी दो तरीके के मिरर आते हैं। एक हमारे पास कॉनकेव मिरर और एक हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इन दोनों के बारे में समझते हैं। तो देखिए बेटा, ये है कांच का गोला। क्या है ये, ट्रांसपेरेंट होलो एक है स्फेरिकल बॉल। किस चीज की बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है, और ये होलो है, अंदर से खोखली है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर देंगे, कुछ ऐसे आधा आधा हम इसे कर देंगे। जब हमने इसको आधा आधा करा तो आधा आधा करने के बाद ही कुछ इस तरीके की हो गई है। ठीक है, हाफ हाफ करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके एक साइड पॉलिश करेंगे। ये लीजिए, मैंने क्या करा, इस साइड इसके पॉलिश कर दिया है। ओके, क्योंकि मुझे इसे मिरर बनाना है और मिरर बनाने के लिए मुझे इसके एक साइड पॉलिश करना पड़ेगा। एंड दूसरे वाले के अंदर भी मैंने क्या करा, पॉलिश करा, पर दूसरे वाले के अंदर मैंने अंदर की साइड पॉलिश करी है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये हमारी पॉलिश हो गई है। अब देखिए, अब यानी कि एक साइड तो पॉलिश हो गई है, यानी मैं अगर मुझे मान लो कॉनकेव मिरर के अंदर, ये मेरा कॉनकेव है, ये मेरा कॉनकेव है और ये मेरा कॉन्वेक्स है। होगा क्या कि अब जिस साइड पॉलिश होती है उसके अपोजिट साइड पर हम खड़े होकर अपना फेस देखेंगे। मान लो मुझे फेस देखना है अपना, तो मैं यहां से देखूंगा। ठीक है, और अगर इस वाले शीशे में मुझे शक्ल देखनी है तो मैं कहां से देखूंगा, यहां से देखेंगे। ठीक है, हंसेगा नहीं ड्राइंग पे। तो देखिए यहां से हम देख रहे हैं, यानी कि इसके अंदर की साइड देख रहे हैं। तो इस तरीके का मिरर जो जिसके हम अंदर की साइड से फेस देखते हैं उसे हम कहते हैं कॉनकेव, जो केव की तरह बना हुआ है। केव मतलब गुफा की तरह बना हुआ है। सेम दूसरी तरफ है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसके हम बाहर की साइड से यानी कि कर्व वाली साइड से क्या देखते हैं, हम लोग अपने फेस को देखेंगे। तो ये हमारे पास दो तरीके के मिरर तैयार हो गए हैं एक कांच के गोले से। समझ में आया कॉनकेव मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर दैट हैज इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, एंड द कॉन्वेक्स मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर दैट हैज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटसाइड। ठीक है, अब होता क्या है कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ना, इसमें हमें कुछ चीजें देखने को मिलती है, कुछ टर्म्स। एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक होता है फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जरा इन सब चीजों के बारे में ध्यान समझते हैं कि क्या होते हैं। देखिए जरा इस पिक्चर को देखिए, देखो बेटा, ये अगर मैं देखूं तो ये आपके सामने बना हुआ है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा बना हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है क्योंकि इसके पॉलिश कहाँ है, अंदर की साइड है। मतलब कि अगर हमें फेस देखना है तो हम बाहर की साइड से देखेंगे। अगर मैं देखूं, मैं इसको अगर पूरा कंप्लीट कर दूं, ऐसे पूरा कंप्लीट कर दूं, तो ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा। और सर्कल का क्या होता है, एक रेडियस होता है। तो बस जो ये सेंटर आप देख रहे हैं ना, सॉरी, सर्कल का क्या होता है, एक सेंटर होता है। सेंटर जो है यही आपका कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां से सेंटर से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं पी पॉइंट तक, ये आपका कहलाता है, ये आपका कहलाएगा रेडियस। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, ये जो पी पॉइंट है ये क्या है, ये पी पॉइंट आपका कहलाएगा पोल। पोल वो एरिया होता है जहां पे हम कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर को रखते हैं। वो पॉइंट जिस पर हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर को क्या करेंगे, रखेंगे, वो पॉइंट आपका कहलाएगा पोल। ठीक है, और ये जो सेंटर मैंने अभी बता दिया कि अगर आप कॉनकेव मिरर को या कॉन्वेक्स मिरर को पूरा करेंगे तो एक सर्कल बनेगा और सर्कल का हमेशा सेंटर होता है। तो ये सेंटर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है ये आपका कहलाता है रेडियस। आगे बात समझ में। और पोल से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस ये रेडियस है, पर लेकिन अगर पोल से लेकर रेडियस, अगर हम यानी पोल से लेकर सेंटर तक का आधा कर दें, अगर मैं इसका आधा कर दूं, पोल से लेकर सेंटर तक रेडियस है, अगर मैं रेडियस का आधा करूंगा तो क्या बनेगा बेटा, फोकस। क्या बनेगा, फोकस। और
P से लेकर ये F तक का जो डिस्टेंस होगा ये आपका कहलाएगा फोकल लेंथ। आगे बस मैं फोकल लेंथ को एक बार किसी और कलर से मार्क कर देता हूं। ये देखिए ये आपकी फोकल लेंथ कहलाएगी क्योंकि ये पॉइंट आपका F है। हमेशा रेडियस का आधा कहलाता है फोकल लेंथ। आगे बस में F पॉइंट निकल कर आता है आपका। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, रेडियस समझ में आ गया, पोल समझ में आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? तो अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो जिस लाइन पर हम लोग वर्क कर रहे हैं एक्स से लेकर वाई तक, ये लाइन आपकी कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसके ऊपर कॉनकेव लेंस रखा हुआ है, सेंटर है, फोकस है, पोल है, सब कुछ है। जिस लाइन के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये आप नीचे देख सकते हैं कॉनकेव लेंस के लिए बनाई गई है। ओके, सो होप कि आपको ये पिक्चर समझ में आई होगी। अब देखिए तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया क्या होता है? इट इज अ सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज पार्ट। ठीक है, रेडियस कर्वेचर क्या होता है? रेडियस। ठीक है, सब कुछ आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं बिना देरी के, क्योंकि हम लोग वन शॉट रिवीजन ले रहे हैं, हम लोग ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस मैंने आपको समझा दिया है क्या होता है, फोकल लेंथ समझा दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने रूल समझने हैं रिफ्लेक्शन के। देखो रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, इसके कुछ रूल्स हैं। अगर आपको ये रूल समझ में आ गया ना, समझ लो पूरा चैप्टर समझ में आ गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बड़े ध्यान समझना है। क्या इंपॉर्टेंट है वो समझो। देखो बेटा, क्या बताया हुआ है कि इफ इन अ कॉनकेव मिरर, अगर किसी कॉनकेव मिरर में कोई भी रे पैरेलल आ रही है, तो वो क्या कर जाती है? फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होती है। क्या मतलब? समझ नहीं आया कुछ भी? तो देखो आप समझो। ये कौन सा मिरर है आपका? पहले तो मुझे ये बता दो। कॉनकेव मिरर। ठीक है, मैंने क्या करा है कि कोई एक रे आ रही थी, पता नहीं कहां से आ रही थी, वी डोंट नो, पर वो रे जो थी ना वो पैरेलल आ रही थी। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ये है, इसके पैरेलल एक रे आ रही है ऐसे। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे आ रही है। इंसिडेंट रे ये क्या करेगी? देखो, जब भी, ये बात ध्यान रखना कि जब भी कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट होगी फोकस पर। कहां रिफ्लेक्ट होगी? फोकस पर। ये पॉइंट एफ है ना, मैंने बताया था सेंटर से लेकर पी तक क्या होती है? रेडियस। रेडियस का आधा कहलाता है फोकस, और फोकस से होकर वो लाइन निकल जाती है। यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे कहां से आ रही थी? इंसिडेंट रे आपकी आ रही थी कहां से? इंसिडेंट रे आपकी आ रही थी पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। और रिफ्लेक्शन कहां हो गया इसका? फोकस पर। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी रे पैरेलल आएगी तो वो कहां जाएगी? फोकस पर रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गया। ये तो थी कॉनकेव की बात। सेम कॉन्वेक्स में क्या होगा? कॉन्वेक्स में ध्यान रखिएगा बच्चों कि कॉन्वेक्स में अगर मान लो कोई भी रे पैरेलल आ रही है और वो उधर जाकर ऐसे चली गई, टकरा के उधर वापस चली गई, तो क्या है? कॉनकेव में क्या हो रहा है कि कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है कि कॉन्वेक्स में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पीछे की तरफ लेकर आते हैं। ये रे और ये रे हम क्या लेकर आएंगे? पीछे की तरफ। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे कहां जा रही है? ये भी फोकस से जा रही है। आगे बस में चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, होगा क्या कि फोकस से ही जाएगी। आगे बस में हमेशा रे कहां से जाएगी? फोकस से ही जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा बेटा, अगर उल्टा हो जाए, मान लो कि रे क्या हो रहा है? फोकस से आ रही है, इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा? पैरेलल हो जाएगा। अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से रिफ्लेक्शन होगा, अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल रिफ्लेक्शन होगा। मतलब उल्टा होगा, जस्ट ऊपर वाले का उल्टा है। ठीक है, कि अगर रे पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। जस्ट पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी और फोकस से आ रही है तो पैरेलल जाएगी। ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच की बात कर रहा हूं ये मैं। सेम ऐसा ही इसमें भी होगा, कॉन्वेक्स में भी। अगर मान लो कि रे कैसे आ रही है, अगर आपकी रे कुछ इस तरीके से आ रही है तो ये कहां जाएगी? इधर जाएगी। अगर ये आपकी फोकस से आ रही है पीछे की तरफ, हम लोग इसमें हमेशा देखते हैं कॉन्वेक्स के बारे में आगे आप बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ पे आपको शायद कॉन्वेक्स के बारे में ज्यादा समझना है कि डायग्राम कैसे बन गया कैसे नहीं। ठीक है, फिलहाल आपने जो रूल बताए जा रहे हैं उनको ध्यान में रखिएगा। तो ये समझ में आया कि अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कि वही रे आपकी सेंटर से आ रही है, इंसिडेंट रे सेंटर से आ रही है, इंसिडेंट रे आई सेंटर से, तो ये टकरा कर कहां जाएगी? ये वापस से यहीं चली जाएगी। यानी सेंटर से आएगी और सेंटर पर ही चली जाएगी। समझ में आ गई वाली बात कि अगर सेंटर से आएगी तो सेंटर पे ही चली जाएगी। यही बात आपकी कॉन्वेक्स में भी है। ओके, अच्छा बेटा नेक्स्ट चीज, अगर मान लो कि कोई रे
पोल पर आ रही है, कहां जा रही है, पोल पर आ रही है कुछ इस तरीके से, तो ये कहां जाएगी, जस्ट पोल से ही रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी और इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। ठीक है, सेम ऐसा ही आपका कॉन्वेक्स में भी होगा। आगे देखते हैं। तो बेटा ये था हमारी कुछ लॉज। अब हम ये समझने वाले हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से इमेजेस उनकी बनेंगी, अब हमने ये देखना है। ये तो हमारे रूल्स है। अब बस आपको ये रूल समझ आ गया ना, समझ लो आगे का सब कुछ समझ आ गया। तो देखो बेटा, अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि भाई हम लोग ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस में। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ये होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा मिरर रखा जाएगा कहीं ना कहीं और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो एक बार हम ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, इन्फिनिटी पर रखकर देखेंगे। उसके बाद फिर हम सी, जहाँ पर हमारा सी होता है ना, फिर सी के पीछे रखकर देखेंगे, देन सी पर रखकर देखेंगे, देन सी और एफ के बीच में रखकर देखेंगे। ठीक है, एक बार समझिए जरा इस चीज को। देखो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आपको पता है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इसके ऊपर हमारा मिरर रखा हुआ है, यहाँ पर हमारा सी है, यहाँ पर हमारा एफ है। ओके, तो देखो बेटा, अब हम ये देखेंगे कि कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसी बनती है जब हम अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं। मान लो कि मैंने ऑब्जेक्ट को ही इन्फिनिटी पर रख दिया। कहाँ रख दिया, इन्फिनिटी पर। मुझे नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बस कहीं रखा हुआ है। ठीक है, तब इमेज कैसी बनेगी हम एक तो ये देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को हटाकर कहाँ रख दूं, सी के पीछे रख दूं। सी के पीछे मतलब कि यहां पर रख देता हूं। ठीक है, तब हमारी इमेज कैसी बनेगी। फिर मैं ये देखूंगा कि भाई अगर मान लो मैं ऑब्जेक्ट को उठा के क्या कहते हैं सी पर रख देता हूं, तो इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि अगर मान लो मैं सी और एफ के बीच में रख देता हूं तो कैसी इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की। और अगर मान लो मैं इसको एफ पर रख देता हूं तो कैसी इमेज बनेगी। और अगर इसको एफ और पोल के, एफ और पी के बीच में रख देता हूं, मतलब यहां कहीं ऑब्जेक्ट को रख देता हूं, तब इमेज कैसी बनेगी। तो बेटा सारे के सारे केसेस हमने क्या करने हैं इसमें देखने हैं। कौन कौन से केसेस हमारे पास, एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ और बिटवीन एफ एंड पी। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। बहुत ही ज्यादा इजी है, बिल्कुल इजी है, आराम से समझना है। ओके तो ये देखिए, देखो बेटा अगर मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखता हूं, जरा देखिए, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा तो क्या होगा। देखो ये इंफिनिटी से एक रे आ रही है, ये टकराकर इधर चली गई। ओके, ये एक रे और आ रही थी जो पोल से टकराकर, मैंने बताया ना जो भी रे पोल से टकराती है वो पोल के ही जस्ट अपोजिट साइड पर चली जाती है, तो ये चली गई। तो बेटा इनका इंटरसेक्शन कहां हो रहा है, यहां पर हो रहा है। जहां पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन होएगा, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन होएगा वहीं क्या बनती है, इमेज। जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं वहीं पर ही क्या होती है, इमेज बनती है। तो इमेज हमारी यहां बन रही है। ठीक है, मतलब मेरा एरो कहीं ना कहीं यहां पर था और इमेज कहां बन रही है, यहां पर बन रही है। यानी कि जो एरो, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो कैसा था, सीधा था, पर इमेज कैसी बन रही है, इमेज मेरी उल्टी बन रही है। और कहां पर बन रही है, एफ के पीछे। ओके, एक बार देख लेते हैं, एफ पर बन रही है इमेज आपकी। कहां बन रही है, एफ पर। अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा देखो हमारे पास पॉइंट्स निकल कर आ गए। क्या क्या पॉइंट्स आए कि हमारी जो इमेज है वो कैसे बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। कैसे, रियल तो बन नहीं रही है क्योंकि मिरर के आगे बन रही है। जब भी मिरर के आगे इमेज बनती है तो रियल होती है, मिरर के पीछे बनती है, ठीक है, तो क्या बन जाती है वो कहलाती है आपकी वर्चुअल इमेज। यहां तो नहीं बन रही ना इमेज लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है ना, हमें दिख रहा है ना रिफ्लेक्शन होता हुआ। रिफ्लेक्शन होकर इंटरसेक्शन भी हो रहा है इनका। तो इंटरसेक्शन जब मिरर के आगे आगे होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रियल इमेज। तो यहां पर इमेज रियल बन रही है पर उल्टी बन रही है, उल्टी मतलब इन्वर्टेड बन रही है। ओके, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी बन रही है, छोटी बन रही है, बिल्कुल पॉइंट साइज, बहुत ज्यादा छोटी बन रही है। जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट था उससे छोटी हमारी इमेज बन रही है। और कहां बन रही है, एफ पर बन रही है। 3 पॉइंट हमें मिल गए हैं। और बेटा अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, सी से पीछे रखते हैं। हम जरा देखो इस वाली फिगर में मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, सी से पीछे रखा है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दिया है। अब देखो इससे एक रे निकल कर आई, ये रे पैरेलल आ रही है। तो जब भी कोई रे पैरेलल जाती है तो वो क्या करेगी, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फोकस को कट करते हुए। फोकस को कट करते हुए वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्स। मैंने बताया ना अगर कोई भी लाइन पैरेलल आ रही है तो फोकस से होकर जाएगी। तो देखो ये फोकस पॉइंट से होकर जा रही है, नहीं देखो ये कर रही है, फोकस पॉइंट से होकर जा रही है। आगे बात समझ में ही, देखो फोकस से पॉइंट से, कहाँ है फोकस पॉइंट, ये रहा। ठीक है, फोकस पॉइंट से होकर जा रही है। दूसरी देखो ये रे आ रही है, जो रे सेंटर से होकर जा रही है, देखो सेंटर से होकर जा रही है तो सेंटर पर ही क्या कर जाएगी, वापस से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यहां से आ रही है और रिफ्लेक्ट करके यहीं चली जाएगी। तो बेटा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहां दिखाई दिया, बताओ जरा। इंटरसेक्शन हमारा पॉइंट कहां पर है, यहां पर। ठीक है, ये रहा। तो इमेज कैसी बन रही है, देखो कितना छोटा एरो बन रहा है। इतना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट था और इतना छोटा हमारा एरो बन रहा है, यानी इमेज तो छोटी बनेगी। कहां बनेगी इमेज, सी और एफ के बीच में। ये रहा सी, ये रहा एफ, तो बिटवीन द सी एंड एफ।
ठीक है, और इन्वर्टेड बनेगी। तो देखो यहाँ पे आप देखो इसके फीचर्स क्या लिखे हुए हैं कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, जी हाँ बनेगी। एफ और सी के बीच में बनेगी, जी हाँ बनेगी। कैसे बनेगी? डिमिनिश्ड, यानी कि छोटी बनेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर मान लो कि मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखता हूँ, सेंटर पे रखता हूँ। देखिए अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रख दिया तो इसमें से एक रे निकल कर आ रही है, पैरेलल है तो फोकस से होकर जाएगी, ये चलेगी फोकस से होकर। अगर कोई रे फोकस से होकर जा रही है तो वो पैरेलल हो जाती है। तो बेटा कहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है? इस वाले पॉइंट पर, यानी कि अगर हम देखें तो इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है इनका? यहाँ पर, मतलब इमेज यहाँ बन रही है। यानी कि जहां पर ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पर इमेज। अगर हम सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी कहां बनती है? सेंटर पे। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी इमेज बनती है, बस फर्क कितना होता है? उल्टी बनती है। ठीक है, तो देखो इमेज कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज की है और सेम ऑब्जेक्ट जैसी है, सेम जगह पर बन रही है। आगे बस समझ में, बस ये चीज थी। आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और क्लोज लेकर आते हैं मिरर के। अब कहां रखी है मैंने? सी और एफ के बीच में रख दिया। तो देखो बेटा, जब सी और एफ के बीच में रखेंगे, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट सी और एफ, यहां से एक रे निकल रही है और ये क्या कर जाएगी? सेंटर से होती हुई बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, इधर आ रही थी, टकराकर वापस चली गई है। आगे बस समझ में। सेम यहां से एक रे आ रही थी, पैरेलल है, फोकस से होकर जाएगी। तो बेटा इनका जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? इस वाले पॉइंट पर। अगर हम ध्यान से देखें तो इनका पॉइंट कहाँ जा रहा है? यहाँ थोड़ा सा लाइन गड़बड़ हो सकती है थोड़ी बहुत, बिकॉज हम लोग यहाँ पे खुद से कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अब आप देखो, जब मैंने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा तो क्या हुआ कि मेरी इमेज तो रियल और इन्वर्टेड बन रही थी, पर बहुत ज्यादा बड़ी बन रही थी। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे बड़ी इमेज बन रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना छोटा एरो है और यहाँ पर एरो कितना बड़ा बन रहा है, मतलब इमेज बहुत बड़ी बन रही है। और कहाँ बन रही है इमेज मेरी? बियॉन्ड सी, सी के पीछे बन रही है। तो बस मिल गए हमें पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स मिल गए यहाँ? जब हमने सी और एफ के बीच में रखा तो देखो ये रहे पॉइंट्स कि रियल और इन्वर्टेड है, सी के पीछे बन रही है और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब कि बड़ी इमेज बन रही है। ठीक है, क्लियर हो गई? क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट? चलिए आगे देखिए। तो बेटा अब आप इसमें देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मान लो कि मैंने ऑब्जेक्ट को वहां रख दिया, फोकस पे लाकर रख दिया। अब मैंने थोड़ा सा और पास ले आया, मैंने लाकर फोकस पे रख दिया। तो जब मैं फोकस पे रखूंगा तो क्या होगा? एक रे कुछ ऐसे आएगी और ये सेंटर से होकर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एक रे और थी, ठीक है, जो कुछ इस तरीके से पैरेलल आई तो वो कहाँ जाएगी? फोकस से। पैरेलल रे फोकस जाती है। तो बेटा देखो ये कहीं ना कहीं दूर जाकर मिलेगी। कहाँ मिलेंगी? कहीं ना कहीं दूर जाकर मिलेंगे, अभी फिलहाल नहीं मिल रही है। तो ऐसी रे, ये वाली जो रेज है ये कहीं ना कहीं दूर जाकर मिलेंगी। इस तरीके की रे को हम लोग बोलेंगे मतलब ये हमारी इन्फिनिटी रे है, यानी इमेज हमारी बनेगी पर इन्फिनिटी पर बनेगी। यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है फिलहाल, यानी कहीं ना कहीं होगा जाकर। ठीक है, कहीं भी हो सकता है। तो ये कहलाएंगी आपकी कौन सी इमेज? यहाँ पे हाई, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, ध्यान रहे जितना ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा मिरर से जो इमेज बनेगी वो उतनी ही ज्यादा बड़ी बनेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अगर मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को उठाकर कहाँ रख दिया? पी और एफ के बीच में रख दिया, यानी फोकस से भी आगे रख दिया। तो बेटा देखो ये रखा हुआ है मेरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ये रे आई, ये टकराकर यहाँ चली गई। चलिए ठीक है, एक रे यहां से पैरेलल आ रही थी, कहां चली गई? ये तो चली गई। अब आप जरा बताइए क्या इनके चांसेस कहीं लग रहे हैं मीट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी खुलती चली आ रही है, ये भी खुलती चली आ रही है, आगे आगे और ज्यादा खुलते चले जाएंगे। मतलब कि इनका मीटिंग होना पॉसिबल नहीं है, पर हमें मीट तो करवाना पड़ेगा। जब ऐसा केस आता है, जब मीट ये नहीं करते तो हम मिरर के पीछे लाइन को खींचने हैं। अगर मैं इस वाली लाइन को मिरर के पीछे खींचूं तो यहाँ आएगी, इस वाली लाइन को अगर मिरर के पीछे खींचूं तो यहाँ आएगी, मतलब हमारी इमेज इसी पॉइंट पर बनेगी। ये हमारी इमेज बन रही है। ध्यान, समझ आया कुछ? ध्यान दें यहाँ पर जरा अच्छे से, किसी को कोई डाउट लगता है तो बताते रहना बेटा। तो इमेज हमारी कैसे बन रही है? इमेज बन रही है मिरर के पीछे। कैसी? वर्चुअल इमेज बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है, सीधी इमेज बन रही है बिल्कुल। ओके, तो देखो ये रहा, वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट इमेज है, बिल्कुल सीधी है। कहां बन रही है? मिरर के पीछे। कैसी बन रही है? मैग्नीफाइड, यानी बड़ी इमेज बन रही है। ठीक है, तो बेटा ये थे हमारे कॉनकेव के कुछ कि अगर हम अलग अलग पोजिशन पर मिरर को रखते हैं तो कैसी इमेज बनेगी। ये पूरी पूरी समरी है उसकी, ये सब कुछ बता रखेगा। अगर इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज की क्या पोजीशन होगी, इस इमेज का क्या साइज रहेगा, नेचर क्या होगा, सब चीजें हमें गिवन। ये टेबल आप आराम से बैठकर अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आगे देखिए, आप पढ़ते हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ होता है? तो कॉनकेव मिरर का यूज कई जगह करते हैं, जैसे कि शेविंग मिरर के लिए, टॉर्च वगैरह के लिए यूज बाय द डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, और सोलर फर्नेस टू कॉन्सेंट्रेट द हीट, इसके लिए भी इसको यूज किया जाता है, सोलर पावर के लिए। ठीक है तो ये कॉनकेव मिरर के कुछ यूजेस थे। आगे देखते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसी बनती है? तो देखो अगर मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा है, इसके ज्यादा नहीं है, दो ही होंगे बस, ध्यान समझना है। इन्फिनिटी पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ये रे आई टकरा कर उधर चली गई, ये रे आई टकरा के उधर चली गई। अब इनका तो मीट हो ही नहीं रहा है, ये उधर चली जाती है और ये उधर चली जाती है। ये रिफ्लेक्टेड रेज है जिन पर मैंने एरो बनाए हैं। ठीक है, ये जो एरो बनाए हैं,
तो बेटा ये रिफ्लेक्टेड रे तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो क्या करते हैं इस केस में, जब मिलते नहीं है तो हमें इन्हें मिलाना है। ठीक है, तो देखो इसको मैं यहाँ ले आऊँगा, इसको मैं यहाँ ले आऊँगा, तो यहाँ देखो मिरर के पीछे इमेज बनेगी, मतलब कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। अब आप देख लो यहाँ पर इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी और बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी। ठीक है, इसके अलावा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, अगर मान लो हम इन्फिनिटी और पी के बीच में अगर हम मिरर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी एंड पी के बीच में अगर कहीं भी रखते हैं, तो मान लो देखो मैंने यहाँ रखा है, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जस्ट वेट, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है, ये रहा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ से एक रे आई, ये उधर चली गई, यहाँ से एक रे आई, ये इधर चली गई। ठीक है, इधर चली गई है, तो इनका मीटिंग तो होना पॉसिबल नहीं है, तो हम इनको पीछे लेकर आएंगे। इसको मैं यहाँ ले आया और इसको मैं यहाँ ले आया, इनका इंटरसेक्शन इस पॉइंट पर हो रहा है, तो अब इमेज यहीं बनेगी। तो कहाँ बन रही है इमेज, इमेज बन रही है हमारी मिरर के जस्ट पीछे, इरेक्ट बन रही है और छोटी बन रही है, स्मॉल साइज बन रही है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता कहाँ है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करा जाता है जैसे रियर व्यू के लिए। ठीक है, रियर व्यू के लिए, नहीं बहुत बड़ी चीज को छोटा दिखाने के लिए। अब आपने देखा होगा जो प्लेन मिरर होता है ना बेटा, वो हमें क्या होता है, जैसे अगर आप प्लेन मिरर में देखते हैं, ठीक है, तो जितना बड़ा मिरर होगा उतना ही आपका बॉडी का हिस्सा दिखेगा। अगर मान लो कि कहते हैं आपके घर में छोटा मिरर है, तो सिर्फ और सिर्फ या तो उसमें आपका फेस दिखेगा, या फिर आपका हैंड दिखेगा, या फिर आपका कोई बॉडी का एक पार्ट ही दिख पाएगा। ठीक है, अगर आपको पूरी बॉडी देखनी है तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा मिरर लगाना पड़ेगा, पर बेटा गाड़ी में तो पॉसिबल नहीं है ना। गाड़ी में आपने देखा होगा हमें पीछे का व्यू देखने के लिए मिरर लगे होते हैं। ठीक है, स्कूटी, बाइक, गाड़ी सब में लगे होते हैं। ओके, पर प्रॉब्लम यह है कि अब हम वहाँ पे प्लेन मिरर तो लगा नहीं सकते, क्योंकि क्या है ना कि प्लेन मिरर क्या करेगा, सिर्फ जैसे मान लो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो प्लेन मिरर के अंदर तो दिखनी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि प्लेन मिरर तो सिर्फ उतना ही पार्ट दिखाएगा जितना बड़ा वो खुद है कि नहीं। तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी ना। अभी थोड़ा ना हम बड़े बड़े मिरर गाड़ियों में लगा के घूमेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो बहुत ज्यादा। तो इसलिए क्या होता है बेटा कि हम लोग गाड़ियों में यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो कितनी भी बड़ी चीज को बहुत ही छोटा करके दिखाता है। आपने देखा होगा कि गाड़ी में जो मिरर लगे होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, आपके जितना बड़ा आपका एक हैंड होता है ना, नॉर्मली हथेली होती है, उतने ही साइज का बना हुआ होता है वो मिरर, और उसमें आपको पीछे से आने वाला बड़े से बड़ा ट्रक आराम से दिख जाता है। ठीक है, क्यों दिख जाता है, वो इसी वजह से क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर देता है रियर व्यू, काफी ज्यादा छोटा दिखाता है हर चीज को, एक बड़ी से बड़ी चीज को छोटा दिखाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे टर्न्स बने हुए होते हैं ना, मोड़ बने हुए होते हैं, सड़कों पे टर्न होते हैं, वहां पर भी इन्हें बनाया जाता है ताकि हम मतलब मोड़ पर देख सके कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, कुछ हर एक चीज का व्यू देखने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके के मिरर आप देख सकते हैं, देख रहे कितना बड़ा होल आपको कितना छोटा सा दिखाई दे रहा है इस मिरर के अंदर। तो ये क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ओके, आपको समझ में आ गया होगा। न्यू कार्टेशियन साइन ऑफ द कन्वेंशन, देखो यहाँ पे कुछ कन्वेंशन साइन है। आपको पता है कि हम लोग क्या कहते हैं कि हमारी वाई एक्सिस होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है। ये वाई एक्सिस है, ये वाई नेगेटिव है, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है। इधर की साइड सारे नेगेटिव पॉइंट होंगे, ठीक है, माइनस वाले पॉइंट्स होंगे, इधर की साइड सारे प्लस वाले पॉइंट्स होंगे। तो यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर तो हम कहीं ना कहीं मिरर रखते हैं अपना कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो मिरर हम लोग रखेंगे तो होगा क्या कि हमारी इमेज क्या बनेगी, या तो नेगेटिव बनेगी या फिर पॉजिटिव बनेगी, डिपेंड करता है इस पर। ठीक है, अब देखो इसको ना मैं थोड़ा सा डीपली समझाता हूँ, जरा यहाँ समझिएगा, वाइट पोर्शन पे समझते हैं। देखो बेटा, ये मेरी वाई एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, सब जानते हैं। ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है, ये मेरी वाई एक्सिस है। बीच में मेरा क्या है, ओरिजिन है। तो देखो यहाँ पे मान लिया मैंने 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे मान लिया। ये मेरा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ओके, ये मेरा -1, -2, -3, अभी मैं रफ वैल्यूज ले रहा हूँ। ठीक है, ये भी मेरा -1, -2, -3। ओके, यहाँ पर तो बेटा मैंने रख दिया मिरर। ओके, अब आपको मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ से एक रे आएगी, ठीक है, वैसे करके ऐसे टकरा के चली जाएगी, फिर यहाँ से एक रे ऐसे आएगी, है ना, और ये टकरा कर ऐसे चली जाएगी। तो बेटा यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं, मतलब मेरी इमेज जो बनेगी वो यहाँ बनेगी। तो इमेज कैसे बन रही है, उल्टी बन रही है, मतलब कैसी बनेगी, नेगेटिव में जा रही है इमेज। ठीक है, तो इससे हम पता लगाएंगे कि इमेज का क्या साइज है। तो इमेज का साइज हम ऐसे इन पे कोऑर्डिनेट्स पे काउंट करके बताएंगे। यहाँ से मैं देखूंगा तो इमेज का साइज कहीं ना कहीं निकल कर आ गया 0.5 माइनस का। ठीक है ना, क्योंकि उल्टा एरो बन रहा है, जैसे ऐसे उल्टा एरो बन रहा है, तो मैं यहाँ से मेजर करूंगा इसको, -1 पर आ रहा है ना ये एरो, तो मतलब कि साइज कैसा हो जाएगा इमेज का, -1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 से पीछे पीछे आ रहा है। यहाँ पर देखो, ये मेरी इमेज यहाँ बन रही है, और इसका अगर मैं पॉइंट वाई एक्सिस पे देखूँ तो कहाँ आ रहा है, 0, ये वाला मेरा -1 है, -1 से हाफ पर आ रहा है, मतलब ये 0.5
5 होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और क्योंकि ये माइनस वाली साइड है तो माइनस में होगा। तो इस तरीके से हम लोग इमेज का साइज वगैरह देखते हैं कि माइनस में है, प्लस में है, ठीक है। ये सब चीज देखी जाती है, ठीक है बेटा। ये सब देखने के लिए हमारे पास बना हुआ है, ये क्या बने हुए हैं, ये हमारे पास कार्टेशियन साइन ऑफ द कन्वेंशन। नॉर्मली जो आप पढ़ रहे हैं अपने 10th क्लास में मैथ्स में आपने पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, 9th में पढ़ते हुए हैं, बस वही चीज, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस हमेशा ग्राफ के ऊपर काम होता है, ठीक है। बट आपको ग्राफ के ऊपर करना नहीं है, नॉर्मली सिंपल सी चीज है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मिरर फॉर्मूला फॉर द स्फेरिकल मिरर, देखो स्फेरिकल मिरर के लिए हमें एक मिरर फॉर्मूला भी दिया हुआ है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। 1/f इक्वल होता है 1/v प्लस 1/u के। ये u क्या है, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है उसे बोलते हैं u, ओके। और इमेज का डिस्टेंस कितना है मिरर से, उसे बोलते हैं v, ठीक है। तो जो भी आपको वैल्यूज गिवन होंगे उनको आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका f निकल कर आ जाएगा। f मतलब आपकी फोकल लेंथ निकल कर आ जाएगी। कभी कभी आपको f गिवन होगा, हो सकता है आपको इमेज का डिस्टेंस निकालने के लिए आ जाए, कभी कभी आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालने के लिए आया जा सकता है, कुछ भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आप आराम से कर पाएंगे, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। बस ये कॉन्सेप्ट जो नीचे दिए हुए हैं इनका जरा ध्यान रखिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर में जो u होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है और v आपका पॉजिटिव होगा, f आपका पॉजिटिव होगा। पर कॉनकेव मिरर में आपका u कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, v आपका पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पर f आपका ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। ये लो है, ठीक है, ये आपको समझना है, ऐसा ही होगा हमेशा, ओके। तो ऐसी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इनका स्क्रीनशॉट लेते रहना या फिर साथ साथ इनको नोट जरूर करते रहना, ओके बेटा। चलिए आगे बढ़िए। इसके अलावा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, कितनी बड़ी इमेज बन रही है, छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, क्या साइज का इमेज का, तो वो देखने के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं जिसे हम m से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज यानी h2, h2 का मतलब है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में h1 यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट से ऑब्जेक्ट की हाइट को डिवाइड करोगे तो आपके पास मिल जाएगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है आपको आसानी से पता लग जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा कि h2 जो मैंने बताया हाइट ऑफ इमेज एंड h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होता है आपका -v/u के, यानी कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। कभी ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अब भी नोट कीजिए, जल्दी फटाफट से नोट कीजिए। h2 अपॉन में h1 इक्वल होता है -v/u के। ये फॉर्मूला बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैं न्यूमेरिकल की वीडियो बनाऊं तो मैं वो भी अपलोड करूंगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है फिजिक्स के न्यूमेरिकल, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, ओके। मैं हर एक एनसीईआरटी का सॉल्यूशन उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन सारे के सारे एक्सप्लेन करूंगा, बस आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मैंने बताया था जब भी कोई एक लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ऐसा ट्रांसपेरेंट चीजों में होता है, जैसे मिरर से तो टकराकर दूसरी तरफ चला जाती है रिफ्लेक्ट होके, पर मान लो कोई कांच का ग्लास है, वाटर है, तो उसके अंदर क्या हो जाती है, लाइट अंदर चली जाती है, ठीक है। लाइट क्या कर जाती है, अंदर ऑब्जर्व हो जाती है, अंदर जाकर रिफ्रैक्ट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन होना, ठीक है। इसके अंदर भी वही होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, सेम चीजें रहेंगी, ठीक है। ये मैंने आई वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था रिफ्रैक्शन के बारे में कि रिफ्रैक्शन होता है तो किस तरीके से कौन से एंगल्स बनते हैं, मैंने सारा बता रखा है, उसमें प्रिज्म की थ्योरी बताई हुई है। तो आप लाइट वाले एक बार जो ह्यूमन आई वाला चैप्टर है उसमें एक बार जाके जरूर पढ़िए, ह्यूमन आई वाले मैंने चैप्टर में पढ़ाया है ये चीज, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, ओके। बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट मैंने उसमें समझा रखा है, एक बार जरूर देखिएगा, तो आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत ज्यादा डीपली क्लियर होगा। अब देखो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि मीडियम वन में और मीडियम टू में लाइट की हाइट क्या है, लाइट की स्पीड क्या है, ठीक है। लाइट की स्पीड क्या है, वैसे लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है आप सभी को पता है, नॉर्मली वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी नॉर्मल क्या है, स्पीड है लाइट की, ठीक है। तो लाइट की स्पीड पहले कितनी थी और बाद में कितनी हो गई, मान लो मीडियम वन है आपका वैक्यूम और मीडियम टू है आपका कोई ग्लास स्लैब, ओके, कांच का बना हुआ कोई स्लैब है वो। तो मान लो कि लाइट आ रही थी, ये कांच की स्लैब है, ठीक है, तो लाइट कुछ इस तरीके से आ रही थी, देखो ये देखो, ये लाइट कुछ इस तरीके से आ रही, तो लाइट किस स्पीड से आई और किस स्पीड से जाके अंदर पानी में चली गई या ग्लास स्लैब के अंदर चली गई, ठीक है। तो उसकी स्पीड m1 कहलाएगी और यहाँ पर जाकर उसकी स्पीड कितनी हो गई है, m2, ठीक है। दोनों को जब आप डिवाइड कर देंगे आपस में तो निकल कर आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके बेटा। ये फॉर्मूला है इसका, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको फॉर्मूलाज गिवन है, ठीक है, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं आप।
बाकी इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का पर्टिकुलर चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003, आइस का होता है 1.131 एंड वाटर का होता है 1.33, इस तरीके से आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ये कुछ यहाँ तक आपको दिए हुए हैं। डायमंड का देखेंगे तो ये 2.42 होता है। तो एक बार ये ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दिमाग में बैठ जाए चीज़ तो ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। अब आप देखिए, जैसे अभी हमने मिरर के बारे में पढ़ा, वैसे ही अब हम लोग लेंस के बारे में देखते हैं। हमारे पास दो तरीके के लेंस होते हैं स्फेरिकल लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस आप देखेंगे तो साइडों से कुछ इस तरीके से थिन होता है, और ये आप देखेंगे तो बीच में से काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, वही सेम थ्योरी है। अब आप देखिए ज़रा, कॉन्वेक्स से अगर हम देखें, मान लो कुछ रेज आ रही हैं, कुछ रेज आ रही हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स में, और इधर आकर क्या कर रही हैं, ये टकरा रही हैं सारी की सारी। ये देखो इस तरीके से। तो इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपकी इमेज आ रही है। तो ध्यान रखें, जितनी भी पैरेलल रेज आ रही हैं, जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं, वो कहाँ जाके टकराती हैं, मैंने पीछे भी बताया था मिरर में, वही चीज़ यहाँ पर होगी। पैरेलल रेज ऑलवेज कहाँ जाती हैं, फोकस पर ही जाती हैं, फोकस पर ही जाती हैं। ये आपने हमेशा ध्यान रखना, भूलना नहीं है इस चीज़ को। ठीक है, सेम आपका इसमें भी होगा। देखो पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है, ठीक है, ये आपके पास रेस पैरेलल आ रही है, एक उधर चली गई है, एक उधर चली गई है, एक इधर चली गई है, एक इधर चली गई, मतलब मिल ही नहीं रही है। तो कोई बात नहीं, हम इनको यहाँ लाकर मिला देंगे। पैरेलल रेस हमेशा फोकस पर ही मिलेंगी, ये बात आपने हमेशा ध्यान रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इमेज आगे बने चाहे पीछे बने, इट डजंट मैटर, पर लेकिन पैरेलल रेस ऑलवेज हमेशा कहाँ आती हैं, फोकस पर आती हैं। मैंने पीछे मिरर में भी बता चुका हूँ, इस बात को अच्छे से देख लीजिए। रूल्स फॉर द ड्राइंग रे डायग्राम, आपको क्या करना है, रे डायग्राम बनाने के क्या रूल्स होते हैं। तो रे डायग्राम, अ रे ऑफ अ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल है तो वो हमेशा फोकस से होकर ही गुजरती है। इसके अलावा अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, अगर कोई फोकस पर आ रही है तो पैरेलल, मैंने बताया ना पैरेलल है तो फोकस, फोकस है तो पैरेलल। अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो फोकस से रिफ्लेक्ट होगी, और अगर कोई फोकस पर आ रही है तो पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई लाइट सेंटर से आ रही है, ठीक है, तो वो सेंटर पे ही वापस चली जाएगी, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, वही सेम लो है, देयर इज नथिंग चेंज। तो बेटा देखो, इनका सब कुछ सेम रहेगा, बस एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे कॉनकेव लेंस बना हुआ है ना, इनका सेंटर यहाँ पर होता है। ठीक है, इनका सेंटर यहाँ पर होता है, बात ध्यान रखिएगा। इसको हम ऑप्टिक सेंटर भी बोलते हैं, डेनोट सही से करेंगे। तो इनका सेंटर आपने ध्यान रखना है। तो देखो, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो वो कहाँ जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, अगर कोई रे फोकस से आ रही है, नीचे वाले पिक्चर में देखिए फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल जाएगी। ठीक है, दोनों पिक्चर समझ में आ गई है, दोनों पिक्चर समझ में आ गई। तीसरे वाले पिक्चर देखो यहाँ पर, और अगर कोई सेंटर से जा रही है, ये रहा सेंटर बीच में, ठीक है, सेंटर से होकर जा रही है तो सेंटर पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है, यही रूल है, जो पीछे था वही है, कुछ चेंज नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, बस सेंटर आपका बदला है। ओके, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, अब आप देखिए, अब हम लोग इमेजेस के बारे में बात करते हैं। वही चीज़ कि अगर हम इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखते हैं या कहीं पर रखते हैं तो इमेजेस कैसी बनेगी। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, इससे ज़रा कंफ्यूज ना होइएगा, या आईज है। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट अगर हम देखें तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट हमने रखा है ये रहा एफ और सी के बीच में। तो यहाँ से रे आ रही थी, यहाँ से ये रे आई, सेंटर से सेंटर पर चली गई, पैरेलल आ रही थी तो फोकस से होकर चली गई। अब इनका मिलना तो मुश्किल है, ये मिल तो है ही नहीं रही है, तो अब हम इनको क्या करेंगे, पीछे लेकर आएंगे। इसको पीछे ले आए, इसको पीछे। अब इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। तो इमेज बनेगी बहुत बड़ी, वर्चुअल बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। ठीक है, ये बात समझने की, और सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं एफ और 2f के बीच में, यानी फोकस और फोकस से पीछे होता है 2f डबल फोकस का, ठीक है, वहां पर, तो क्या होगा, ये देखिए सेंटर से जा रही है, सेंटर पर ही वापस चली जाएगी, पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी, तो इमेज आपकी कहीं ना कहीं यहाँ बनेगी। इमेज बनेगी आपकी रियल, इन्वर्टेड, ठीक है, और लार्ज, बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है, वही सब चीजें हैं, कुछ चेंज नहीं है। और ये आपकी क्या कहते हैं, एक समरी है, समरी को जरूर पढ़िएगा या टेक द स्क्रीनशॉट। बाकी कॉनकेव लेंस के लिए आप देखिए जरा, कॉनकेव लेंस के लिए भी वही चीज है कि अगर पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है, उधर रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट नहीं रिफ्रैक्ट, ये आ रही थी, ये उधर चली गई। अब इनका मिलना तो नहीं होगा, पर पैरेलल रेस कहाँ मिलती है, हमेशा फोकस पर मिलेगी। तो आंख बंद करके इनको फोकस पर मिला दो, बस, यानी इमेज आपकी यहीं पर बनेगी। ओके, सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पर ऑब्जेक्ट अब हमारा यहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट अब हमारा रखा हुआ है यहाँ पर, तो पैरेलल आ रही थी, उधर चली गई, ये सेंटर से होकर जा रही है तो सेंटर पर वापस चली जाएगी। ठीक है, तो इनका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, बेसिकली ये वाली तो मिल ही नहीं रही है कहीं, तो इसको मिलाना पड़ेगा यहाँ पीछे लाकर। तो इनका
मीटिंग पॉइंट है ये, यानी इमेज आपकी बनेगी यहाँ पर। ओके, क्लियर हो गया। सो बस ये था कॉनकेव लेंस के बारे में। साइन कन्वेंशन दोनों के सेम है, जैसे उसका था वही उसका भी है। अब यहाँ पे जरा लेंस का फॉर्मूला देखिए, जैसे मिरर फॉर्मूला था वैसे लेंस फॉर्मूला बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस फर्क इतना है कि वहाँ पे प्लस था, वहाँ पे बीच में प्लस था, इसमें बीच में माइनस का साइन है। देखिए सेम फॉर्मूला बस माइनस का, ठीक है। हाईली मैग्नीफाइंग का फॉर्मूला क्या होता है, एच डैश अपॉन में एच, वही ये इमेज है और ये आपका ऑब्जेक्ट। आप इसको H1 H2 भी बोल सकते हैं, पर यहाँ पे डैश से डिनोट कर रखा है कुछ डिफरेंस करने के लिए, ताकि आप मिरर में और उसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अच्छा, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो आपका H1 होगा, H1 अपॉन में H2 इक्वल होता है किसके, माइनस V अपॉन यू के। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा माइनस की जगह, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा। बाकी इसके अलावा P, पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर। आप जब सॉरी आप जब चश्मा लगाते हैं तो आपको पता होता है ना आपका किस पावर का लेंस डाला हुआ है आपके चश्मे में, ठीक है। तो वही वाली पावर, तो लेंस की हमेशा एक पावर होती है। पावर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन एफ। पी इक्वल टू में 1 अपॉन एफ, ये पावर निकालने का फॉर्मूला होता है किसी भी लेंस के। और जो ऐसा यूनिट होती है पावर ऑफ लेंस की वो होती है डायोप्टर, ठीक है। सो बेटा ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हुए होंगे। अगर बेटा किसी भी बच्चे को फिर भी कोई डाउट लगता है, कोई भी डाउट लगता है, सो प्लीज़ टेल मी इन द चैट बॉक्स, ओके। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके लिए मैं फिर से कोई और वीडियो या जो भी आपको डाउट लगता है उसके लिए मैं पर्सनल वीडियो बनाकर डालूंगा, ओके। या इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको इसके न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ओके। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, वीडियोस अच्छी लगती है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।